दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने रशिया का दौरा किया था और उसके बाद चंद दिन पहले यानी कल कल परसों ही उन्होंने यूक्रेन का भी दौरा किया। इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, क्या रहस्य है, ये समझने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावरती बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने रशिया का दौरा किया था और उसके बाद चंद दिन पहले यानी कल कल परसों ही उन्होंने यूक्रेन का भी दौरा किया। इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, क्या रहस्य है, ये समझने की हम लोग आज कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये समझने के पहले हमें रशिया का और यूक्रेन का युद्ध भी समझना पड़ेगा। वो स्थिति भी समझनी पड़ेगी, वर्तमान स्थिति भी समझनी पड़ेगी। दोस्तों, अभी 2-4 साल हो चुके हैं उस युद्ध को, रशिया का और यूक्रेन का। और रशिया भी नहीं चाहता है कि अभी युद्ध आगे जारी रहे, ना ये यूक्रेन भी चाहता है। तो उसके पीछे फिर उसमें अभी क्या अड़चन है, क्या दिक्कत है, तो कौन पीछे हटेगा, रशिया पीछे हटे या यूक्रेन पीछे हटे? तो दोनों भी नहीं पीछे हटेंगे। तो कैसा ये युद्ध रुक सकता है? तो उसके लिए कुछ तो रास्ता चाहिए, कुछ तो रास्ता चाहिए। दोनों भी झुकने वाले नहीं है, तो कुछ तो उसके लिए रास्ता चाहिए। दोस्तों, अभी युद्ध को हम लोग समझते हैं, युद्ध को हम लोग समझते हैं, आज के वर्तमान स्थिति को हम लोग समझते हैं। वर्तमान स्थिति में रशिया ने यूक्रेन का एक भूभाग कब्जा किया हुआ है, वो जीते हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना जीत दर्ज की हुई है यूक्रेन के एक भूभाग के ऊपर। और वैसा ही यूक्रेन ने भी रशिया के एक भूभाग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, समझ जाइए मैं क्या बात कह रहा हूँ। जैसा रशिया ने यूक्रेन के भूभाग के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वैसा ही यूक्रेन ने भी रशिया के भूभाग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। यानी यहाँ पे कब्जा जो हुआ है भूभाग का, वो रशिया का है और यहाँ पे यूक्रेन का है। ऐसा मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जरिया है बीच का रास्ता निकालने के लिए। दोस्तों, भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पहले रशिया में गए थे। रशिया का उन्होंने दौरा किया, मॉस्को में जाके उन्होंने पुतिन से उनकी मुलाकात हुई, उनको गले लगे। दोस्तों, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, ना पाश्चिमात्य देशों को पसंद आई कि रशिया को जाके रशिया का दौरा किया और पुतिन को गले लगाया। दोस्तों, उसके ऊपर अमेरिका का एक पत्रकार ने अपने जो रक्षा मंत्रालय के जयशंकर जी है, उनको एक सवाल पूछा था। क्या उन्होंने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी जी रशिया गए और उन्होंने पुतिन को गले लगाया, वो हमें पसंद नहीं है, वो हमें पसंद नहीं आया, हमारे दिल को ठेस पहुंची है। तभी जयशंकर जी ने उनको जवाब दिया कि हमारे संस्कृति में है, हमारे देश के संस्कृति में है गले लगना, हमारे संस्कार में है गले लगना। दोस्तों, आपको ऐसे नहीं लगे कि वो जो संसद में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को जो जबरदस्ती से गले लग गए थे। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अपने चेयर से उठे, नरेंद्र मोदी की तरफ गए और उनको जबरदस्ती गले लगाया। ऐसा जबरदस्ती गले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्यार मोहब्बत से गले लगना, एक दूसरे के सहमति से गले लगना। एक गले लगने की जो संस्कार है, संस्कृति है, हमारे देश में है, इस कल्चर हमारे देश में है। ऐसे ही समझाने की कोशिश की।
जयशंकर जी ने। और उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा कि सिर्फ उन्होंने रशिया का दौरा नहीं किया और सिर्फ पुनीत को गले नहीं लगाए, रशिया के अध्यक्ष को ही वो गले नहीं लगे, तो उन्होंने यूक्रेन जाके वो जेलेंस्की को भी गले लगे, यूक्रेन के अध्यक्ष के भी गले लगे थे। उसके बाद वो पत्रकार चुप बैठ गया, मुंह में थप्पड़ खाई हुई है ऐसा चुप बैठ गया वो। दोस्तों, अभी इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, अभी ये जानने से पहले और उसके पीछे क्या हो सकता है, वो कैसा स्वर्ण मध्य हम लोग निकाल सकते हैं इस युद्ध का, इसके पहले हम लोग ये भी जानना जरूरी है हमें कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हाल फिलहाल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दिया हुआ भाषण, उसकी चंद बयानें हमें समझनी जरूरी है। उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने क्या बात की, वहाँ से हम लोग युद्ध के देश नहीं है, हम लोग बुद्ध के देश है, गौतम बुद्ध, हम लोग बुद्ध के देश है, हम शांति प्रिय है, हम युद्ध नहीं चाहते। दोस्तों, ये बात समझ जाइए, लाल किले के प्राचीर से दिया हुआ भाषण देश को संबोधन करते हुए और पूरे वर्ल्ड को, दुनिया को संबोधन करते हुए, जब एक राष्ट्राध्यक्ष जब बयान देता है, सरेआम बयान देता है, सार्वजनिक मंच से बयान देता है, तो वो सिर्फ अपने देश को ही संबोधित नहीं करता है, पूरे वर्ल्ड को संबोधित करता है। वैसे उन्होंने संबोधन किया था और उन्होंने क्या बात की थी वहाँ से कि हम लोग चुनौती को भी चुनौती देना जानते हैं, यानी चुनौती कितनी भी हो, चुनौती को भी चुनौती देना भारत जानता है, ऐसे उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान क्यों दिया, इसके पीछे अमेरिका की रणनीति है, इसके पीछे जो पाश्चिमात्य देश है उनकी रणनीति है। वो जो दखलंदाजी कर रहे हैं, 2014 के चुनाव में भी उन्होंने दखलंदाजी की थी, वो चुनाव भी ये करने की कोशिश की थी। दोस्तों, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया हुआ है। अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे भी अमेरिका है, ये भी सिद्ध हुआ है, ये भी सिद्ध हुआ है, अमेरिका का ही हाथ था और अमेरिका ने ही एक करवाया है। और उसके पीछे चीन भी है, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी है, यह भी पूरी दुनिया जान चुकी है। वही जो घटनाक्रम हुआ, वही जो सत्ता परिवर्तन हुआ, वही वो अमेरिका भारत में भी करना चाहती है। अमेरिका क्या करना चाहता है, अपने देश के भी जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराना चाहता है। यही माजरा, वही परिस्थिति वो अपने देश में भी लाना चाहते, इसलिए तो उन्होंने 2024 का जो चुनाव हो करने की कोशिश की, साधने की कोशिश की, उसमें हस्तक्षेप उन्होंने किया था। दोस्तों, इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली पाश्चिमात्य देशों को और अमेरिका को, कि हम लोग चुनौती को भी चुनौती देना जानते हैं। दोस्तों, जब 2024 का चुनाव वो बाधित कर सकते हैं, अमेरिका करने की कोशिश कर सकते हैं, इसका मतलब आप समझ जाइए, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगी, मगर चंद गद्दार हमारे देश में भी बैठे हुए, चंद गद्दार हमारे देश में भी बैठे हुए। अभी आप वो गद्दार जानते हो, उनको हम लोग आप समझ भी चुके हो वो गद्दार कौन है। वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं चाहती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिराना चाहती है, और वही तो साथ दे रहे हैं ना।
घर का भेदी लंका ढाए। बाहर से कितना भी तूफान आए हम लोग उसको रोक सकते हैं, मगर अंदर जो जहाज में तूफान आता है तब वो जहाज डूब जाता है। वैसा वो बांग्लादेश डूबा है, क्योंकि अमेरिका ने डायरेक्टली वहाँ पे जाके कुछ किया नहीं, एक्शन लिया नहीं है। अंदर के जो बांग्लादेश के अंदर के जो चंद गद्दार है उनके सहायता से वो बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार उन्होंने गिराई हुई है और सत्ता परिवर्तन वहाँ पे उन्होंने लाया हुआ है अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। क्योंकि वहाँ पे वो अमेरिका बांग्लादेश में एक अपना हवाई तल बनाना चाहते, हवाई अड्डा बनाना चाहते, एक आर्मी का बेस बनाना चाहते। आर्मी का बेस बनाने के लिए वो उन्होंने सब कुछ खेल रचा था। दोस्तों, हम लोगों की जो अभी बात चालू है वो है रशिया का और यूक्रेन के दौरे की, नरेंद्र मोदी जी की। मगर इसके पीछे क्या राजनीति है, देश के विरोधों की और विदेशी विरोधों की, ये भी समझना जरूरी है। इसलिए मैंने ये बातें आपके सामने रखी। और नरेंद्र मोदी जी ने बात कही, क्या कही कि हम ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। हम ना थकेंगे, हम ना झुकेंगे, ना हम थकेंगे। हम लोग ना आँख दिखाएंगे, ना आँख झुका के बात करेंगे, ना आँख दिखा के बात करेंगे, ना आँख झुका के बात करेंगे, आँख मिला के बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? हम लोग आँख मिला के बात करेंगे। दोस्तों, यही बात लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने कही थी और लगातार वो कह रहे। हम लोग हमारा देश का विस्तार नहीं कर रहे, हम लोग किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, हम किसी देश को युद्ध में नहीं झोंक रहे, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते कि जो डेमोक्रेसी की बात करते, जो लोकतंत्र की बात करते, यानी अमेरिका खुद को कहती है कि हम लोग सबसे बड़ी लोकतंत्र है, हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक है, अब डेमोक्रेसी है, ऐसा अमेरिका दुनिया को कहता है, मगर वो है ही नहीं वैसा। और उनकी जो मुखौटे है ये नरेंद्र मोदी जी उतारना चाहते। ये चक्रव्यूह है, नरेंद्र मोदी जी ने रचा हुआ है चक्रव्यूह है। अब ये चक्रव्यूह क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। मैंने क्या बात की थी? वर्तमान स्थिति रशिया की और यूक्रेन की क्या है। यूक्रेन ने भी रशिया का एक भूभाग कब्जा किया हुआ है और रशिया ने भी एक यूक्रेन का भूभाग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अभी यही बातें, ये दोनों चीज़ें माध्यम बन सकती है, भूभाग कब्जाना, यही बातें माध्यम बन सकती है ये युद्ध रुकवाने के लिए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी पहले रशिया गए, पुनित से मिले और कल परसों वो यूक्रेन जाके आए। दोनों भी राष्ट्राध्यक्ष से रूबरू मिल के आए। और वाकई में मेरे ख्याल से जितना मैं नरेंद्र मोदी जी को समझता हूँ, जानता हूँ, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने ये एक रास्ता दिखाया होगा। क्या रास्ता होगा कि यूक्रेन क्या कहेगा कि रशिया ने जो हमारे देश के भूभाग के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है वो छोड़ दे, फिर हम भी रशिया के भूभाग के ऊपर कब्जा जो किया हम लोगों ने वो भी हम लोग छोड़ देते। दोनों भी उसके ऊपर सहमति दर्शाए, हम भी पीछे हटते हैं, आप भी पीछे हटेंगे, और दोनों को भी बिना झुके दोनों भी ये रास्ता निकाल सकते हैं, सहमति दर्शा सकते हैं और ये युद्ध रुकवा सकते हैं। दोस्तों, समझे क्या? एक भूभाग के जरिए
आप 2 कदम पीछे हटिए, हम लोग 2 कदम पीछे हटते और ये युद्ध खत्म करते। क्योंकि ना रशिया की जनता, ना रशिया के नेतागण, ना पुतिन, ना यूक्रेन की जनता, ना यूक्रेन के नेतागण और ना यूक्रेन का अध्यक्ष ये चाहता है कि युद्ध जारी रहे। वो चाहते हैं कि युद्ध रुके, मगर मान सम्मान से, इज्जत से। क्योंकि ना रशिया झुकना चाहता है, ना यूक्रेन झुकना चाहता है। तो ये एक संधि है, एक चांस है दोनों को भी एक सुवर्ण मध्य निकालने के लिए। और उसके बीच में सुवर्ण मध्य निकालने के लिए बीच का रास्ता निकालने वाला कौन हो सकता है? वो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ भारत देश। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? यूक्रेन में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है कौन? नरेंद्र मोदी जी। ये जो दौरा हुआ है वो पहला दौरा है अपने देश के प्रधानमंत्री का, यूक्रेन का। और रशिया में तो वो काफ़ी बार जाके आए हुए गए 10 साल में। अभी रशिया के साथ सिर्फ चीन है, अपना देश है, भारत है, और उत्तर कोरिया है। ऐसे चंद देश है रशिया के साथ, और बाकी सब विरोध में है। अभी जो बड़े बड़े देश है, जो ताकतवर देश है, उनके राष्ट्राध्यक्ष ने यूक्रेन में दौरा किया हुआ है। पश्चिमोत्तर देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने यूक्रेन में दौरा किया हुआ है, मगर वो रशिया में नहीं गए थे। मगर रशिया में के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो रशिया में जाके गए थे, मगर और कोई नहीं गया था भारत को छोड़ के। तो अभी मध्यस्थी कौन कर सकता है दोनों के तरफ से? तो वो एक ही है देश, वो है भारत देश, वो है नरेंद्र मोदी जी। और वो राष्ट्राध्यक्ष कौन है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस मसले को कौन सुलझा सकते हैं? इस युद्ध को कौन सुलझा सकते हैं, कौन रुकवा सकते हैं? वो है नरेंद्र मोदी जी। और समझो ये युद्ध रुक जाता है, ये नरेंद्र मोदी जी के वजह से ये युद्ध रुक जाता है, भारत के वजह से ये युद्ध रुक जाता है, तो भारत की साख दुनिया में और भी बढ़ेगी। ध्यान में लीजिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। ये युद्ध रुक जाता है तो भारत की साख दुनिया में बढ़ जाएगी, भारत का रुतबा बढ़ जाएगा, भारत का मान सम्मान बढ़ जाएगा। और ये युद्ध नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकेगा? तो अमेरिका नहीं चाहती है, पाश्चिमात्य देश नहीं चाहते ये युद्ध रुके। ये युद्ध रुके ये पाश्चिमात्य देश भी नहीं चाहता है और अमेरिका भी नहीं चाहती, क्योंकि वो वेपन्स दे रहे हैं ना यूक्रेन को। यूक्रेन अपने बलबूते के ऊपर नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन जो लड़ रहा है ना, वो अपने बलबूते पे नहीं लड़ रहा है, वो अमेरिका के बलबूते पे लड़ रहा है। वो पाश्चिमात्य देशों के बलबूते पे लड़ रहा है। वो वही चाहते हैं उनके पास जो वेपन है वो बिक जाए और हम लोग मोटा माल कमाए, हम लोग मोटा माल कमाए। उन्हें ना यूक्रेन से मतलब है, ना रशिया से मतलब है, ना अपने देश से मतलब है, यानी भारत से मतलब है। उनको सिर्फ जो मतलब है वो अपने देश का भला। जैसे नरेंद्र मोदी जी भी वही सोचते, सिर्फ अपना देश का भला हो, देश सर्वप्रथम। इसलिए जब ये रशिया के ऊपर बैन लगाया गया था, रशिया के ऊपर बैन लगाया गया था, उसको माना नहीं नरेंद्र मोदी जी ने, ना भारत सरकार ने। और उन्होंने क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि हम लोग
हमारे हित के लिए, भारत के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए हम लोग किसी से भी संबंध रख सकते हैं, किसी से भी व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने रशिया से पेट्रोल खरीदा था। अमेरिका का दबाव होते भी, अमेरिका का विरोध होते भी, क्योंकि उन्होंने देश को सर्वप्रथम रखा हुआ है। देश की जो ज़रूरतें हैं वो सर्वप्रथम उन्होंने रखी है। इसलिए अपने देश में, भारत में पेट्रोल महंगा हुआ नहीं है, वरना महंगाई में हम लोग भी झुलस जाते थे। जैसे पूरा देश झुलस रहा है वैसा हम भी झुलस जाते थे। मगर ये नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है, राजनीति है, ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जो नरेंद्र मोदी जी को हराने की कोशिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे देश का भला नहीं है, ये समझ जाइए। भले ये युद्ध नहीं रुकता है, किस वजह से नहीं रुकेगा? ना अमेरिका चाहता है, ना पश्चिमात्य देश चाहता है। अभी जो चुनाव होने वाला है अमेरिका में, और ट्रम्प जीत के आते हैं, समझो ट्रम्प जीत के आते हैं, ट्रम्प की पार्टी जीत के आती है, तो ये शायद ये युद्ध रुक जाएगा। मगर ट्रम्प जी की हार होती है फिर ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये जो बाइडन की पार्टी है, वो नहीं चाहती है कि युद्ध रुके। उन्होंने तो ये युद्ध में झोंका हुआ है यूक्रेन को, तो दुनिया के सामने इनके भेद खुल जाएंगे, उनके मुखौटे उतर जाएंगे, उनका वास्तव सामने आ जाएगा कि भारत ने, अपने देश ने एक प्रयास किया था युद्ध रुकने के लिए, रुकवाने के लिए, मगर ये युद्ध रुकवाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते अमेरिका और यूरोपीय देश, ये पाश्चिमात्य देश, ये वेस्टर्न कंट्रियाँ, उनका पर्दाफाश हो जाएगा। यानी दोनों, युद्ध रुकता तो भी है या युद्ध नहीं रुकता तो भी भारत की साथ बढ़ेगी दुनिया में। ये भारत रुकवाना चाहता था मगर इन्होंने विरोध किया, इन्होंने इसमें टांग डाल दी और ये युद्ध जारी रखा, और युद्ध रुक जाता है तो भारत ने ये युद्ध रुकवाया, नरेंद्र मोदी जी ने ये युद्ध रुकवाया, ये शांति प्रस्थापित की। दोस्तों यही बातें, यही है इसके पीछे राज, यही है रणनीति। क्या है? भारत की साथ बढ़ाना, भारत की इज्जत बढ़ाना, भारत का मान सम्मान बढ़ाना, ये नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है। नरेंद्र मोदी जी जो बयान देते हैं ना सार्वजनिक स्तर पे, देश को संबोधन करते हुए किसी भी मंच से, तब वो क्या, जो भी बात करते हैं, जो भी बयान देते हैं, उसके पीछे एक रणनीति होती है, सोची समझी रणनीति होती है, सोची समझी राजनीति होती है। उसके पीछे कुछ होता है, मतलब होता है। बिना मतलब वो बात नहीं करते, अनर्गलर बातें नहीं करते। जो अन्य नेता, इस देश में जो अन्य नेता अनर्गलर बातें करते वैसे नहीं करते। इसके पीछे क्या है? उनकी सोची समझी रणनीति होती है, सोची समझी राजनीति होती है। वो भी देश के लिए, देश के भले के लिए, ना समाज के भले के लिए। राजनीति ना खुद के परिवार के लिए, ना खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के मतलब के लिए नहीं। वो राजनीति, नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति रणनीति होती है, वो देश के भले के लिए होती है, इस समाज के भले के लिए, देश के नागरिकों के भले के लिए। इसलिए उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था, एक बयान दिया था अभी, जो भाषण दिया था 15 अगस्त का। हम लोग जब 40 करोड़ थे तब हम लोगों ने भारत को स्वतंत्र किया हुआ है। आज के तारीख में हम लोग 3 गुना है, 140 है। आज के तारीख में हम लोग 3 गुना है, तो फिर हमारी ताकत कितनी होगी? 40 करोड़ ने भारत को स्वतंत्र दिलवाया था, तो 140 करोड़ क्या कर सकते हैं? वो उन्होंने भारतवासियों को भी कहा और विदेशी विरोधों को भी कहा कि उस समय हम लोग 41 थे, सिर्फ 40 थे,
40 करोड़ थे, मगर हम लोग आज 140 करोड़ है, तो हमसे पंगा मत लो, ऐसा उन्होंने जो विदेशी विरोधक है उनको कहा है कि हमसे पंगा मत लो। मैं कह रहा हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, वो मैं कह रहा हूँ, उनका मतलब वही है कि हम लोग 140 है, हमसे पंगा मत लो। जब हम लोग 40 करोड़ थे तब हम लोगों ने भारत को स्वतंत्र किया था, अंग्रेज़ों से हम लोग लड़े थे और अंग्रेज़ों के को लात मार के हम लोगों ने यहाँ से भगाया था। और अभी 40 से 3 गुना हो चुके हैं, तो हमारी ताकत कितनी बड़ी हुई है। दोस्तों जो बयान देते हैं ना, उसके पीछे सोची समझी रणनीति है, राजनीति है, एक रहस्य है। आपको क्या लगता है दोस्तों? यही जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कितना जोर है, इसमें कितना वास्तव है? आप आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव और बोलू गायत्री श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।